आज की तारीख में जो भी हमारा पेमेंट ऑयल का है, अगर उसको एनालाइज करें तो तकरीबन 30 से 35% हम रुपए में दे रहे हैं, तकरीबन 10% हम युआन में दे रहे हैं और बाकी जो है वो दिरहम में दे रहे हैं। और इस समय रशिया, क्योंकि वो सैंक्शंस में पड़ा हुआ है, उसे जरूरत है पैसों की। और ये पैसा अगर हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि रुपी और उनका वो जो है SPFS, जो अगर ये इंटीग्रेट हो जाता है तो एक बहुत बड़ी चीज सामने आएगी। आप सब लोग इस समय सिर्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, आप सोचिए, एक बार इवैल्यूएट करिए उनके साथ आ कौन रहा है, बिल्कुल वहां से आपको पता चलेगा। आप क्योंकि कह रहे हैं तो हम दर्शकों को फटाफट बता देते हैं, फिर इसके दूसरे पहलू पर हम बात करेंगे कि कौन आ रहा है। जरा बता देते हैं कि पुतिन का ये दौरा क्यों और अहम है, क्योंकि सिर्फ डिफेंस की बात नहीं है, जो कर्नल शैलेंद्र भी कह रहे हैं, उनके साथ बड़े मंत्री हैं, ऑफिसर्स हैं, कौन कौन आ रहा है जो बताने वाला है कि भारत के साथ अलग अलग क्षेत्रों में समझौते होने वाले। मिखाइल मुराशको आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं रशिया के। इसके अलावा कौन आ रहा है? एंड्री बेलोसोव आ रहे हैं, रक्षा मंत्री, डिफेंस को लेकर बात होगी। इसके अलावा एंटोन सिलवानेव आ रहे हैं, वित्त मंत्री हैं, यानी कि मार्केट खुलने वाला है। एंड्री निकितिन भी आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री, हो सकता है कोई बड़ा कॉरिडोर हम प्लान कर रहे हो। एल्वीरा नबिउलिना आ रहे हैं, गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक के, रशिया के सेंट्रल बैंक के, तो पैसों को लेकर तो बात होगी ही। व्लादिमीर कोलोकॉल्त्सेव आ रहे हैं, गृह मंत्री हैं, होम अफेयर्स। तो सोचिए, हो सकता है रणनीति को लेकर भी बात हो कि कैसे रशिया और इंडिया अपनी पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग कर सकता है और देशों को कहीं ना कहीं नुकसान इससे हो सकता है। कृषि मंत्री ऑक्साना लूथ भी आ रहे हैं, वहीं मैक्सिम रेशनिकोव आ रहे हैं, आर्थिक विकास मंत्री। भारत और रशिया का साथ में कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इस पर फोकस रह सकता है। दीप्ति जी, ये जो हमने पूरी लिस्ट बता दी है कि कौन कौन आ रहा है, तो डिफेंस के अलावा ऊर्जा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि जो बड़े चेहरे आ रहे हैं, उससे उम्मीद है कि इन वेंचर्स पर डिटेल में बातचीत होगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। बिल्कुल, अगर आप इसको मद्देनजर रखें सलोनी जी, के पूरे विश्व में केवल एक रशिया है जो बोलता है कि भारत को अपना ट्रेड इम्बैलेंस हमारे साथ सुधारना चाहिए। वो इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि आप जो हमसे एक्सपोर्ट करते हैं वो कहीं ज्यादा है जितना हम आपसे एक्सपोर्ट करते हैं। और वो खुद ही बता रहा है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, आपके मेडिसिन के क्षेत्र में, फार्मा, इन सब के क्षेत्रों में आप अपना ट्रेड हमारे साथ बढ़ा सकते हैं। तो मार्केट्स खुलने की तो जो बात हो रही है, इसीलिए उनके वित्त मंत्री का आना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। कृषि मंत्री का आना, क्योंकि हम एक एग्रो प्रधान देश हैं, हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में है कि हम अपना उसको एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, तो उनका साथ में आना। सेंट्रल बैंक गवर्नर का साथ में आना, जो मैं पहले भी बात कर रही थी कि हम डॉलर का वर्चस्व हटा के उसको रुपए रूबल में कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें बिल्कुल दर्शाती हैं कि डिफेंस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एंटायर नेगोशिएशन। ये पूरा एक विश्व का समीकरण बदलने वाला है। ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि चाइना से भी, देखिए रशिया इस बात को समझता है कि उसको चाइना को भी अपने से बड़ा नहीं बनने देना है। तो वो चाइना को, जिसको वो ड्रैगन फियर, ड्रैगन शैडो सिंड्रोम की वो बात करते हैं, तो वो जानते हैं कि एक भारत ही ऐसा देश है पूरे विश्व में जो उनको एक बड़ी इज्जत की नजर से देखता है। अगर हम 90s वाले यूएसएसआर के ब्रेक की बात करें तो तब केवल एक भारत ऐसा देश था जिसने रशिया का पूरे विश्व में मखौल नहीं उड़ाया था। वो साथ खड़े होकर रहा था, उसने इज्जत की बात करी थी। तो ये बात पुतिन भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इससे पूरा एक विश्व का क्या समीकरण बैठता है, ये बहुत देखने वाली बात होगी। आप कह रही हैं कि क्या समीकरण बैठता है। कर्नल शैलेंद्र, समीकरण का जिक्र कर दिया, अब मैं चाह ही रही थी कि चीन पर बात कर ही लें। दीप्ति मैम ने बोल ही दिया चीन को लेकर कि वो पसंद नहीं आएगा, वो छटपटाहट वहां भी देखने को मिलेगी। जिनपिंग भी नजर बनाए हुए रहेंगे इस पर, क्योंकि ये जो सिंक है ना, ये जो दोस्ती है, ये टक्कर अमेरिका को भी देती है, ये टक्कर अगर साथ आ जाए तो चाइना को भी देती है, और पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी हुई, इनकी हालत वैसे ही खराब है। मुझे लगता है पाकिस्तान का नाम लेके जिक्र ही नहीं करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि इट इज इररिलेवेंट एक्चुअली। सच बात ये है। बात है चाइना की, क्योंकि वो एक हमारे लिए बड़ा अच्छा चैलेंज है। उसमें अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा पेस्कोव ने कहा, पेस्कोव इज द स्पोक्समैन फॉर द रशिया, पुतिन। उसने बोला क्या, उसकी वो जो 2 स्टेटमेंट है ना, उसने मुझे लगता है एक माहौल बना दिया है। माहौल क्या है, उनको जब सवाल किया गया था चाइना से रिलेटेड, उन्होंने कहा चाइना के साथ हमारा एक अच्छा अलग रिलेशन है जो बाउंड्रीज से बियॉन्ड है। बट साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, बड़े अथॉरिटेटिवली मैं कोट कर रहा हूं, कि इंडिया के साथ भी हमारा वो रिलेशन है जो बाउंड्रीज से बाहर है, बाउंड्रीज से आगे है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी, जो चाइना के लिए नहीं कही, इट इज अप टू इंडिया एज टू हाउ फार दे वांट टू गो विद अस।
मतलब वो पूरी तरह से खुले हुए हैं आज। और अब आप देख रहे हैं कि इंडिया के पास ऑप्शन है, आप उसके पास कितना क्लोज जाना चाहते हैं, कितना क्लोज रखना चाहते हैं। इसका मतलब मैं एक ये नहीं कहूंगा कभी भी कि हम चाइना को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक स्वाभाविक बात है, एक नेचुरल प्रोसेस है। मेरा दोस्त अगर मेरे दुश्मन का दोस्त है तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली एक ठहराव आ जाता है। चाइना के मामले में अभी तक कभी भी किसी भी फोरम में रशिया ने हमारे बीच में कोई बात नहीं करी है, बट अपने आप में उस स्टेबिलिटी को लाना, फ्यूचरिस्टिक स्टेबिलिटी को लाना, वो बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक विजिट होगी, क्योंकि अब से पहले जो विजिट्स हुई हैं, विजिट्स और भी होंगी, लेकिन ये एक ऐसे समय हो रही है जब जियोपॉलिटिकली इंडिया के पास टैरिफ्स का चैलेंज है। मैं रशिया की भी बात करूंगा कि रशिया के पास भी सैंक्शंस का चैलेंज है, कैसे ओवरकम करना है, कैसे बिजनेस करना है। अगर हम अभी बात कर रहे थे SU-57 की, कौन है जो उनसे खरीद सकता है? लेकिन अगर मैं बनाता हूं तो मेरे से लोग खरीदने को तैयार है। ब्रह्मोस उनसे कौन खरीद रहा है? मेरे से लोग खरीद रहे हैं। सो ओवरऑल अगर देखें, ये एक रशिया के इंटरेस्ट में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन जरूरी है, लेकिन क्योंकि ग्लोबल एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। दीप्ति जी, जो अभी हम देख रहे हैं, ये जो मुलाकात है एशिया में, अभी जो पोजीशनिंग है वो रोटेट हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही पावर दिखाई देती है। पहले एक दौर था जब अमेरिका को ही हम देखा करते थे, लेकिन अब जब से ट्रंप आए तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो मामला वैसे ही हल्का हो गया है। तो अब एशिया में एक शिफ्ट हम देख रहे हैं। तो क्या ये जो जोड़ी है जिसकी तस्वीर अभी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जब ये ताजा तस्वीरें सामने आएंगी तो एक रीसेट बटन दबने वाला है ग्लोबल वो उस पोजीशन के लिए? बिल्कुल सलोनी जी, जैसे कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे, मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि चाइना की अगर हम इस समय अपनी आर्थिक स्थिति की बात करें, अपने उसकी डोमेस्टिक सिचुएशंस की बात करें, तो वो अपने आप में इतना वो शाइनिंग आर्मर की तरह नहीं रहा है। बिल्कुल। उसके आप देखें एकदम स्लो डाउन हो रखा है। घोस्ट सिटीज हैं, एवरग्रांडे की बैंक्रप्सी के बाद वो पूरा का पूरा उसका रियल एस्टेट इकोनॉमी हिल चुकी है। वो डबल डिजिट छोड़िए, अब वो 4.5% पे अपना ग्रोथ रेट कर रहा है। तो ये बात चाइना भी जानता है। एजिंग इकोनॉमी है, उनके पास यूथ नहीं है आगे एम्प्लॉयमेंट में आने के लिए, आगे आर्मी में आने के लिए, और जमीनी तौर पर तो उन्होंने आज तक कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं है। 71 वाली भी जो बात, उसको मतलब छोड़ देते हैं। उसने चाइना इस समय अपनी बहुत एक हिली हुई स्थिति में है। तो उस सिचुएशन में जब रशिया और इंडिया का एक समीकरण बैठता है, तो डेफिनेटली ये रीसेट बटन दबेगा पूरे वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए डेफिनेटली, जिसका अभी एक उदाहरण वो दे के चुके हैं। हम अक्टूबर में, अभी हमने उसके बारे में बात भी नहीं करी, कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, कि जब यहाँ पे मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है, मंगोलियन प्रेसिडेंट की विजिट होती है भारत में, अक्टूबर में ही अभी हाल फिलहाल हुई थी, उसकी अहमियत को समझिए। वहां प्यूतिन मंगोलिया जाते हैं तो एक कौटल्य के जमाने के एक शब्द थे सलोनी जी के, जो पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो आपका नेचुरल दोस्त बन ही जाना चाहिए। तो वही भारत ने दिखाया जब हमने वहां पे यूरेनियम भी है, लिथियम भी है। बात करते हैं चाइना अपने नेचुरल रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके उसका बहुत एक वर्चस्व है। हमने वहां मंगोलिया में ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ ली। कुकिंग कोल वहां से इतना ज्यादा आया क्योंकि हमें अपनी ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंसी खत्म करनी थी। तो हमने अभी व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर पूरा बना डाला, हमने चाइना को बाईपास ही कर दिया। बिल्कुल, हम वहां से ले आए। हम रणनीतिगत तरीके से काम कर रहे हैं। ये मंगोलिया के साथ हमने कैसे रिलेशन अपने स्ट्रॉन्ग किए हैं, कैसे हम आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ, प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसके और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।